मानव रक्त परिसंचरण तंत्र के अंदर हम लोगों ने देखा है बेटा कि जो परिसंचरण तंत्र होता है उसके 3 घटक मेन होते हैं, मतलब इस तंत्र का निर्माण करने वाले। सबसे पहले आता है रक्त, जो माध्यम का काम करता है, और लसिका भी आता है इसके अंदर। और दूसरा आता है हमारा क्या चीज़? हृदय, जो कि पंपिंग ऑर्गन यानी ब्लड को पंप करने का काम करता है। और तीसरा हमारा कंटेंट जो होता है, वाहिनियाँ होती है, जो होती है धमनी और शिराएँ और केशिकाएँ। क्यों? क्योंकि हमारा जो मानव रक्त परिसंचरण तंत्र है वो बंद प्रकार का है। बंद प्रकार का होने का मतलब रक्त जो है वो किसके अंदर बहता है? पतली-पतली नलिकाओं में बहता है, जो कि धमनी, शिरा और केशिकाएँ होती है। तीनों में अंतर क्या होता है वो हम लोग पढ़ेंगे। तो अभी हम लोग क्योंकि जो टॉपिक कवर कर रहे हैं वो है हमारा रक्त, है ना? तो रक्त जो होता है उसकी विभिन्न जो कोशिकाएँ कौन-कौन सी होती है वो हम लोगों ने पढ़ लिया है। और उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा रक्त से रिलेटेड बनता है वो है रुधिर समूह, यानी ब्लड ग्रुप। 10th के अंदर थोड़ा बहुत पढ़ा है इसके बारे में आप लोगों ने, तो ब्लड ग्रुप जो है उसके बारे में हम लोगों को पढ़ना है। और एक इम्पोर्टेंट इसका जो फंक्शन होता है वो है रक्त स्कंदन। ये जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है वो क्या किए जाते हैं? पूछ लिए जाते हैं, है ना? तो अभी हम लोग देखेंगे आज रक्त जो है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा 2 वीडियोस के अंदर, जिसमें आपको मैंने ब्लड क्लॉटिंग अलग से पढ़ाया है। और इस वीडियो के अंदर मैं आपको रक्त समूह के बारे में, ब्लड ग्रुप के बारे में बताऊँगी। जैसे अगर हम मनुष्य की बात करते हैं, मानव क्योंकि परिसंचरण तंत्र हम पढ़ रहे हैं, तो जो सभी व्यक्ति होते हैं उनके अंदर जो ब्लड पाया जाता है वो सेम नहीं होता बेटा। आ रही है बात समझ में? सभी जो मनुष्य होते हैं उनके अंदर रक्त जो होता है वो क्या होता है? अलग-अलग प्रकार का होता है, अलग-अलग तरीके का होता है, ठीक है? अब क्यों होता है ऐसा? क्योंकि आरबीसीज़ जो होती है यानी रक्ताणु जिनको कहते हैं या लाल रक्त कणिकाएँ होती हैं, उनके ऊपर क्या होता है? प्रतिजन पाया जाता है। उनके ऊपर क्या पाए जाते हैं? प्रतिजन। आगे बात समझ में? प्रतिजन पाए जाते हैं। प्रतिजन की उपस्थिति की वजह से हमारा जो मनुष्य होते हैं, उनके जो रक्त होता है, वो अलग-अलग कैटेगरी के अंदर क्या कर सकते हैं हम? डिवाइड कर सकते हैं। आगे बात समझ में? प्रतिजन की उपस्थिति के कारण। समझ आ रहा है? अब ये जो प्रतिजन होते हैं, है ना? ये पाए जाते हैं। प्रतिजन की अगर डेफिनिशन निकालनी हो, इनको इंग्लिश में क्या कहा जाता है बेटा? एंटीजन के नाम से भी जाना जाता है। अगर इसकी डेफिनेशन हमको बतानी हो तो प्रतिजन वे कारक हैं जो किसके निर्माण के लिए प्रेरित करते हैं? प्रतिरक्षी अणु। प्रतिरक्षी अणु यानी एंटीबॉडी। एंटीबॉडी क्या करती है? प्रतिजन कोई रोग कारक हो सकता है, ठीक है, बाहर से आने वाला कारक हो सकता है। और प्रतिरक्षी क्या होते हैं? वो प्रोटीन युक्त संरचना जो हमें रोगों से लड़ने में क्या करती है? मदद करती है। 10th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा है, इस तरीके की संरचना होती है प्रतिरक्षी अणु की, वाय आकार की, है ना? तो ये आपकी क्या होता है? प्रतिरक्षी अणु होता है। तो प्रतिजन और प्रतिरक्षी, तो प्रतिजन वे कारक होते हैं जो प्रतिरक्षी अणु का निर्माण होने में क्या करते हैं? मदद करते हैं, ठीक है? यानी प्रतिरक्षी अणुओं के निर्माण को प्रेरित करते हैं। मनुष्य में एंटीजन के 2 प्रमुख समूह होते हैं। यानी ये जो प्रतिजन है या जो एंटीजन है, इसके कितने समूह है मनुष्य के अंदर? 2 है। एक है एबीओ समूह और दूसरा है आरएच समूह, ठीक है? 2 समूह होते हैं। पहला है कौन-सा? एबीओ समूह और दूसरा है आरएच समूह या एबीओ तंत्र भी कह सकते हैं और आरएच तंत्र के नाम से भी इसको हम जान सकते हैं। आ गई बात समझ में? तो ये हमारे 2 मेन कंटेंट्स हैं, यानी प्रतिजन के जो है 2 ग्रुप हो गए, एबीओ समूह और आरएच समूह, ठीक है? उसके बाद अभी अभी हम लोग पढ़ेंगे किसको? एबीओ तंत्र को। किसको? एबीओ तंत्र को। तो देखो क्या है एबीओ तंत्र। एबीओ तंत्र, ठीक है, इसको हम लोग पहले देखेंगे। तो एबीओ तंत्र जो है क्या है? एबीओ तंत्र में 2 प्रकार के एंटीजन पाए जाते हैं। तंत्र है मतलब ग्रुप है, तंत्र होने का मतलब ग्रुप हो गया। तो इसके अंदर 2 तरीके की क्या पाए जाते हैं? प्रतिजन पाए जाते हैं। पहला है प्रतिजन ए और दूसरा है प्रतिजन बी। ये 2 प्रतिजन क्या होते हैं? इसके अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। कहाँ पाए जाते हैं? रक्त की जो हमारी आरबीसी होती है उस आरबीसी की सतह पर ये पाए जाते हैं।
और इनकी प्रकृति यानी कौन से केमिकल से बने होते हैं, तो ये ग्लाइकोप्रोटीन के क्या होते हैं, बने होते हैं। किसके द्वारा बने होते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन के द्वारा ये निर्मित होते हैं प्लाज्मा में। ठीक है, अब ये जो है प्रतिजन, अगर कोई व्यक्ति के आरबीसी पर प्रतिजन ए उपस्थित है तो उस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। और अगर प्रतिजन कौन सा उपस्थित है, बी उपस्थित है, तो उस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, और कई व्यक्तियों में ए और बी, प्रतिजन ए और बी दोनों साथ में उपस्थित हो जाते हैं तो ब्लड ग्रुप क्या हो जाता है, ए बी हो जाता है। और अगर दोनों में से कोई सा भी प्रतिजन नहीं है, ना ए है ना बी है, तो ब्लड ग्रुप शून्य हो गया यहाँ पर, तो ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा बेटा, ब्लड ग्रुप ओ हो जाएगा। समझ में आ गया। इस तरीके से व्यक्तियों को क्या बनते हैं, ब्लड ग्रुप बनते हैं। ठीक है, तो अभी यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि जो कौन से व्यक्ति के अंदर कौन सा ब्लड ग्रुप पाया जाता है। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, अब ये जो ए बी और रक्त समूह है ना, इसकी खोज किसने की थी, ये प्रतिजन जो है उनकी खोज, ध्यान रखना, लैंड स्टीनर ने की थी। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि रक्त समूह जो है मनुष्य में कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन सी प्रतिजन जो होती है वो पाई जाती है, वो हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे। तो मानव में जो रक्त समूह होता है वो कितने प्रकार का है बेटा, 4 प्रकार का है। पहला है ए समूह, यानी ए ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति। ठीक है, फिर आते हैं कौन से, बी ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति, फिर आते हैं कौन से, ए बी ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति। ठीक है, और फिर आता है ओ ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति। 4 रक्त समूह पाए जाते हैं। ठीक है, हम बात कर रहे थे किसकी, एबीओ तंत्र की, है ना, एबीओ तंत्र की। तो एबीओ तंत्र में कौन से प्रतिजन पाए जाते हैं, ए व बी प्रतिजन क्या होते हैं, पाए जाते हैं। खोज किसने की, लैंड स्टीनर ने की 1900 के अंदर। आ रही है बात समझ में, लैंड स्टीनर के द्वारा ए बी जो प्रतिजन है उनकी क्या की, खोज की। अब इसकी उपस्थिति होती है आरबीसी के ऊपर, उसी के आधार पर क्या होते हैं, ब्लड ग्रुप क्या हो जाते हैं, डिवाइड हो जाते हैं। आरबीसी पर अगर ए प्रतिजन उपस्थित है तो ए बी, बी प्रतिजन उपस्थित है तो बी, और दोनों साथ में है तो ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, ए बी। और कोई भी प्रतिजन उपस्थित नहीं है तो क्या होगा, ओ। ये सब प्रतिजन कहाँ उपस्थित है बेटा, रक्त के अंदर आरबीसी में। ठीक है, अब क्या होगा, ये व्यक्ति जो ए ब्लड ग्रुप वाला है, ठीक है, उसके रक्त प्लाज्मा में क्या पाई जाएगी, एंटीबॉडी या प्रतिरक्षी अणु पाई जाएगी। ठीक है, अब प्रतिरक्षी अणु क्या होता है, हमारा जो प्रतिरक्षी तंत्र होता है उसके द्वारा निर्मित किया जाता है। और क्या होता है, इसके अंदर प्रतिरक्षी तंत्र के अंदर ये क्षमता होती है, ये अपने और जो प्रतिरक्षी तंत्र होता है, प्रतिरक्षी तंत्र का मतलब समझते हो ना, हमारे शरीर की रोगों से लड़ने की क्षमता क्या कहलाती है, प्रतिरक्षी क्षमता कहलाती है। आ रही बात समझ में। और ये जो अंग इसमें भाग लेते हैं वो प्रतिरक्षी तंत्र का निर्माण करते हैं, सिंपल सी बात है। तो प्रतिरक्षी अणु जो है या हम बोले कि प्रतिरक्षी तंत्र है मनुष्य का, उसके अंदर ये कैपेबिलिटी होती है कि वो अपने और पराये में भेद कर सके। यानी जैसे अंदर, जैसे कि अगर एग्जांपल दूं कि मेरे अंदर भी जीवाणु है ना, जैसे मादा होती है उसकी योनि के अंदर होते हैं, है ना, मलाशय के अंदर होते हैं, किण्वन की क्रिया करते हैं, पाचन में मदद करते हैं, लेकिन उन जीवाणुओं को नहीं मारता हमारा प्रतिरक्षी तंत्र, लेकिन बाहर से कोई जीवाणु आया उसको क्या कर देता है, नष्ट कर देता है। आ रही बात समझ में। तो अपने और पराये में क्या करता है, भेद करता है। आ गई बात समझ में। अब जैसे कि अगर मैं एक एग्जांपल दूं कि ये एक व्यक्ति है ए, और ये व्यक्ति सॉरी, इसको व्यक्ति को बोलो आप नंबर फर्स्ट व्यक्ति, और इसको मान लो सेकंड व्यक्ति, ये 2 व्यक्ति है। ठीक है, अभी क्या है, इसके ब्लड ग्रुप पे प्रतिजन क्या उपस्थित है, ए उपस्थित है, और इसके ब्लड ग्रुप की आरबीसी पर प्रतिजन क्या उपस्थित है, बी। तो इसका प्रतिरक्षी ए प्रतिजन को तो पहचानता है, इस वाले का प्रतिरक्षी तंत्र इस ए प्रतिजन को तो पहचानेगा, मतलब ये तो इसका अपना है, उसको मारेगा क्या। लेकिन इस व्यक्ति का ब्लड किसको चढ़ा दिया जाए, इस व्यक्ति को, तो इसके शरीर में आरबीसी जाएगी रक्त के साथ, तो आरबीसी तो जाएगी, ऑब्वियसली बात है। क्या चला जाएगा, आरबीसी जाएगी तो प्रतिजन क्या चला जाएगा, बी। तो इसका प्रतिरक्षी तंत्र को ये अपना लगेगा क्या, नहीं, ये तो बाहर से आया है,
बाहर से आएगा तो प्रतिरक्षी तंत्र इसके अगेंस्ट क्या करेगा, मारेगा, इसको मारने की कोशिश करेगा तो क्या बनाएगा, प्रतिरक्षी अणु। प्रतिरक्षी अणु क्या करता है, सुरक्षा करता है ना हमारे शरीर की, रोगाणुओं से या रोगग्रस्त होने से हमें बचाता है। तो यहाँ पर प्रतिरक्षी अणु जो बनेंगे वो किसके अगेंस्ट बनेंगे, इस बी के अगेंस्ट, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान रखना कि जिस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप क्या होगा, ए होगा, जिस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ए होगा तो उसके रक्त के प्लाज्मा में जो है एंटीबॉडी कौन सी पाई जाएगी, एंटी बी पाई जाएगी, यानी एंटीबॉडी बी पाई जाएगी। ए तो अगर ए ब्लड ग्रुप इसका भी ए होता तो ये और ये सेम हो जाता, तो हमारा इस व्यक्ति का प्रतिरक्षी अणु प्रतिरक्षी तंत्र प्रतिरक्षी अणु का निर्माण नहीं करेगा। लेकिन ये क्योंकि बी आया है तो इसके अगेंस्ट जो है एंटीबॉडी बनाएगा, यानी इस व्यक्ति को आप ये ब्लड ग्रुप नहीं दे सकते, ये देते ही एंटीबॉडी है इसके शरीर में, ये इसको क्या करेगी, नष्ट कर देगी। फिर आता है जिसका ब्लड ग्रुप बी है ना, जैसे मान लो ये बी ब्लड ग्रुप वाला है, तो अब इसको हम क्या कर रहे हैं, ए ब्लड ग्रुप वाला क्या कर रहे हैं, रक्त दे रहे हैं। तो ये तो इसका प्रतिरक्षी तंत्र इस प्रतिजन को तो पहचानता है, पर ये तो इसके शरीर का है ही नहीं, है ना। तो जैसे ही आएगा तो इसका शरीर प्रतिरक्षी अणु बनाना शुरू करेगा और इसको क्या करेगा, नष्ट करेगा। तो इसके शरीर में किसके अगेंस्ट एंटीबॉडी होगी, एंटी ए जो प्रतिरक्षी अणु है वो पाया जाएगा। आ रही बात समझ में। फिर उसके बाद है जिस व्यक्ति के ब्लड ग्रुप में ए है और बी है, ठीक है। अब ऐसे व्यक्ति को अगर आप, जैसे ये पर्सन 1 था और ये पर्सन 2 था, इसके पास प्रतिजन ए था और इसके पास प्रतिजन बी था। अब ऐसे व्यक्ति जिसके ब्लड ग्रुप ए बी है उसको आप ए दोगे, ए अगर ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति से ब्लड लेके चढ़ा रहे हो तो ये प्रतिजन तो इसके पास भी है, तो प्रतिरक्षी अणु बनेगा क्या, नहीं, ठीक है। फिर अगर बी वाले व्यक्ति से लाके देते हो तो इसके पास भी ये प्रतिजन उपस्थित है और ये भी है, तो प्रतिरक्षी अणु बनेगा क्या, नहीं, है ना। तो यहाँ पर कोई भी एंटीबॉडी पाई नहीं जाती। तो आप ए बी जो ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति होता है उसको ए ब्लड ग्रुप भी दे सकते हो और बी भी दे सकते हो, इसलिए ये क्या होता है, सर्वग्राही होता है, यानी ये क्या कर सकता है, सभी से ब्लड ले सकता है। आगे बात समझ में, सर्वग्राही इसको इसीलिए कहा जाता है। फिर उसके बाद बात करते हैं हम किसकी, ओ ब्लड ग्रुप वाले की। तो ये ओ वाला है, उसके ऊपर क्या है, न तो ए प्रतिजन पाया जाएगा आरबीसी में और ना ही बी प्रतिजन पाया जाएगा। तो ऐसे व्यक्ति को अगर आप ए प्रतिजन युक्त ब्लड चढ़ाओगे या बी प्रतिजन युक्त ब्लड चढ़ाओगे तो ऑब्वियस सी बात है दोनों ही इसकी आरबीसी से मैच नहीं करते, ना तो ए करता है ना बी, क्योंकि इसके पास तो कुछ भी नहीं है। तो दोनों के अगेंस्ट क्या पाई जाएगी, एंटीबॉडी। तो इसके अंदर एंटीबॉडी ए भी पाई जाएगी और एंटीबॉडी बी भी पाई जाएगी, ठीक है। तो ये क्या करता है, अब चूंकि ये क्या है बेटा, सर्वदाता है, डोनर है, मतलब यूनिवर्सल डोनर है, मतलब ये सबको दे सकता है। क्यों दे सकता है, देखो इसकी आरबीसी पर ना प्रतिजन ए है ना प्रतिजन क्या है, बी है, ठीक है। इसकी ओ ब्लड ग्रुप वाले की आरबीसी, अब व्यक्ति है हमारा जैसे फर्स्ट व्यक्ति है जिसकी प्रतिजन क्या है, ए उपस्थित है, जिसकी आरबीसी पे क्या है, ए उपस्थित है। अब इसको ब्लड की जरूरत है, तो ये आप अगर ब्लड ग्रुप दोगे तो इसकी आरबीसी तो आ गई, है ना, लेकिन इसके ऊपर क्योंकि कोई भी प्रतिजन नहीं है तो एंटीबॉडी बनेगी क्या, नहीं बनेगी। इसीलिए ये व्यक्ति जिसका ब्लड ग्रुप ओ है, क्योंकि इसके ऊपर न तो ए प्रतिजन है ना बी प्रतिजन है, इसीलिए ये क्या कर सकता है, ए वाले को भी दे सकता है और बी वाले को भी ब्लड दे सकता है। इसीलिए इसे हम क्या बोलेंगे, इसीलिए हम इसको बोलेंगे सर्व दाता जो रक्त समूह है वो ओ होता है। क्यों, क्योंकि इसकी आरबीसी जो होती है उसपे न तो प्रतिजन ए होता है न प्रतिजन बी होता है। तो अगर किसी भी व्यक्ति को ए बी या ए बी वालों को दोगे तो इसके शरीर, इनके शरीर में इसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनेगी ही नहीं। आ रही बात समझ में, तो ये कोशिकाओं को नष्ट नहीं कर पाएगा। आ रही बात समझ में, इसीलिए ये क्या होता है। लेकिन हाँ, अगर आप ओ ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति को, ओ वाले की आरबीसी पे कुछ भी प्रतिजन नहीं है, ना ए है ना बी है, लेकिन अगर उसको अगर ए ब्लड ग्रुप वाला जो ब्लड है वो देते हो तो क्या करेगा, इसका
क्योंकि इसकी आरबीसी पे तो ए प्रतिजन है नहीं, पर इस आरबीसी पे ए प्रतिजन है, तो इसका एंटीबॉडी क्या बनना शुरू हो जाएगी, एंटीबॉडी ए बनना शुरू हो जाएगी और बी शुरू हो जाएगी। इसीलिए ये सिर्फ ओ वाले ब्लड ग्रुप से क्या कर सकता है, ले सकता है, ले सबको सकता है, लेकिन लेगा किससे, सिर्फ ओ वाले से। क्यों? क्योंकि इसके ऐसे व्यक्ति जिसका ओ ब्लड ग्रुप से है, उसके अंदर प्रतिरक्षी अणु ए भी पाया जाता है और प्रतिरक्षी अणु बी भी पाया जा सकता है। ठीक है, अब आता है क्वेश्चन कि यदि किसी व्यक्ति में रुधिर में भिन्न रुधिर समूह का रुधिर मिला दिया जाए तो क्या होगा। जैसे कि एग्जांपल लेती हूँ, मैंने फर्स्ट व्यक्ति ये है और सेकंड व्यक्ति ये है, इसका ब्लड ग्रुप ए है क्योंकि प्रतिजन आरबीसी पे कौन सा उपस्थित है, ए वाला। ठीक है, और इसकी आरबीसी पर प्रतिजन उपस्थित है बी। ठीक है, अब ये एक्सीडेंट हो गया, जो फर्स्ट व्यक्ति है वो क्या हो गया, एक्सीडेंट हो गया, तो अब इसको ब्लड की जरूरत है। तो अगर इसको ये ब्लड ग्रुप दे दिया जाएगा, है ना, यानी इसको क्या दिया, ऐसी आरबीसीज दी जिसके ऊपर प्रतिजन क्या है, बी उपस्थित है। आपको पता है कि जो व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ए होता है उसके अंदर कौन सी एंटीबॉडी पाई जाती है, बी एंटीबॉडी पाई जाती है। तो इस व्यक्ति के शरीर में ये तो है ही है, प्लस प्रतिरक्षी अणु कौन सा है, एंटी बी। तो जैसे ही ये ब्लड आएगा तो इस आरबीसी के साथ ये प्रतिरक्षी अणु जो है ना, यानी कौन सा, एंटी बी, ये इसके साथ जुड़ जाएगा और कोशिकाओं का एक क्या बन जाएगा, गुच्छा बन जाएगा। ठीक है, यानी एंटीजन और एंटीबॉडी दोनों प्रतिक्रिया करते हैं, मतलब इनका ये चिपकना क्या कहलाएगा, प्रतिक्रिया करेंगे, और प्रतिक्रिया करने से जो रक्ताणु होते हैं, बहुत से आरबीसीज यहाँ पर क्या हो जाएंगे, ऐसे चिपक जाएंगे, ऐसे समूह बना लेंगे। तो ये जो समूह, ये जो चिपकना होता है, इसको क्या कहा, इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, समूहन कहते हैं, रक्ताणु समूहन या रक्त समूहन कहेंगे। तो ऐसे चिपक गया मतलब एक थक्का बन गया। आगे अगर मान लो ये क्रिया कहाँ हो गई, धमनी में, तो आगे रक्त बहेगा ही नहीं और व्यक्ति की नस क्या हो जाएगी, फट जाएगी। तो ये ऐसे समूहन की वजह से क्या होता है, ब्रेन के अंदर अगर इस तरीके का समूहन हो जाता है तो ब्रेन हेमरेज हो जाता है, यानी जो रक्त की जो वाहिनी होती है ना वो फट जाती है, और फटने से क्या हो जाएगा, उस व्यक्ति की क्या हो जाएगी, मौत हो जाएगी। अगली बात समझ में, तो ये यहाँ पर अगर किसी व्यक्ति को अगर उसके विपरीत ब्लड ग्रुप दे दिया जाता है तो एंटीबॉडी और एंटीजन, यानी ये प्रतिरक्षी अणु और प्रतिजन में क्रिया होती है, उसकी वजह से ये आरबीसी जो है वो सारे चिपक जाते हैं और इस क्रिया को हम समूहन कहते हैं। तो इससे क्या हो जाएगा, यदि किसी व्यक्ति को बिना ही रुधिर चढ़ा दिया जाता है तो इससे उसकी क्या हो जाती है, समूहन की वजह से मृत्यु तक हो सकती है। आगे बात समझ में, तो ये हमारा हो गया, ये सर्वग्राही है, ये सर्वदाता है। तो ये सारी चीजें किसके द्वारा बताई गई, लैंड स्किनर के द्वारा बताई गई। ठीक है, अब आगे बात करते हैं हम किसकी, आगे हम लोग देखते हैं अनुवांशिकी की, रक्त समूह की अनुवांशिकी, मतलब कैसे ये ट्रांसफर होता है। आरएच कारक अभी हम लोग बाद में पढ़ेंगे बेटा, आरएच कारक भी हम लोग देखेंगे, छोटा सा टॉपिक है। रुधिर वर्ग की वंशागति, गति, ठीक है, कैसे पेरेंट्स से जो है बच्चों में लक्षण ट्रांसफर होते। तो एक बर्नस्टीन नामक व्यक्ति थे, उन्होंने मतलब 1924 या 1925 के मध्य उन्होंने एक बात बताई कि एबीओ जो रुधिर समूह होता है वो एक अनुवांशिक लक्षण है। मतलब जो ये रक्त समूह है ना, ब्लड ग्रुप ए बी ओ, ये एक अनुवांशिक लक्षण है। अनुवांशिक लक्षण होने का मतलब क्या होते हैं, अनुवांशिक लक्षण जो क्या होते हैं, पेरेंट्स से किसको ट्रांसफर होते हैं, उनके जो ऑफस्प्रिंग्स होते हैं, उनके जो बच्चे होते हैं उनको ट्रांसफर होते हैं अनुवांशिक लक्षण। तो एबीओ रक्त समूह जो है वो क्या है, एक अनुवांशिक लक्षण है। ये बर्नस्टीन के द्वारा क्या किया गया था, बताया गया था 1924-1925 के मध्य में, है ना। तो बर्नस्टीन के द्वारा ये बताया गया। अभी क्या होता है, कैसे बताया, क्योंकि अनुवांशिक लक्षण है, लक्षण है ना ये, तो ऑब्वियस सी बात है किसी न किसी जीन के द्वारा क्या किया जाएगा, कंट्रोल किया जाएगा। तो यहाँ पर जीन का इन्वॉल्वमेंट जरूर होगा। तो बर्नस्टीन के द्वारा ये कहा गया कि जो जीन रक्त समूह या प्रतिजन निर्माण आरबीसी पे क्या है, रक्त ग्रुप में क्यों बटा बेटा, क्योंकि आरबीसी की सतह पर क्या उपस्थित है,
प्रतिजन उपस्थित है ना। प्रतिजन की वजह से क्या होता है, रक्त समूह डिवाइड हो जाता है ना। प्रतिजन क्या है, ग्लाइकोप्रोटीन के बने हुए छोटे छोटे अणु हैं, ठीक है, किसके बने, ग्लाइकोप्रोटीन के। तो अभी देखो, क्योंकि ये प्रतिजन जो है वो ग्लाइकोप्रोटीन के बने हैं, तो प्रोटीन का निर्माण जो है वो क्या होता है, जीन के कंट्रोल में होता है। जीन्स क्या होते हैं, डीएनए के खंड होते हैं, है ना। और डीएनए क्या होता है, गुणसूत्र का निर्माण करता है। तो जीन क्या है, यहाँ पर डीएनए के खंड है। तो ग्लाइकोप्रोटीन है ना। और ये इनका निर्माण का नियंत्रण जो है, निर्माण का नियंत्रण किसके अंडर में है, जीन के अंडर में है, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमारे पास देखो, ए प्रतिजन है और कौन सा प्रतिजन है, बी प्रतिजन। तो ये कहा गया कि ए प्रतिजन और बी प्रतिजन का निर्माण जो है वो किस जीन के नियंत्रण में है, आई ए, आई बी और आई ओ, ठीक है। ये तीन जीन होते हैं जो क्या करते हैं, इन प्रतिजनों का मतलब रक्त समूह जो होता है ना हमारा, ए बी ओ रक्त समूह, ठीक है, इसका निर्माण करने में ये तीन जीन का क्या होता है, इन्वॉल्वमेंट होता है। कैसे, है ना। यहाँ पर ये ध्यान रखना, हमने मेंडल का लॉ पढ़ा था ना, तो ए बी जो है वो प्रभावी जीन है, ठीक है। और आई जो ओ है वो कैसा है, अप्रभावी जीन है। प्रभावी जीन का मतलब समझते हो ना, अगर ए बी, जैसे कि ए और ओ उपस्थित है तो ये प्रभावी और ये अप्रभावी, तो किसके लक्षण प्रदर्शित होंगे, इस वाले के लक्षण प्रदर्शित होंगे, इसके लक्षण प्रदर्शित नहीं होंगे, है ना। तो जो रक्त समूह है यानी ए बी और रक्त समूह है वो किसके कंट्रोल में होता है, इन तीन जीन के कंट्रोल में होता है। कैसे होता है, देखो यहाँ पे बना देती हूँ मैं, ताकि आपको क्या हो, जो न्यूमेरिकल्स में करवाऊंगी वो सॉल्व करने में दिक्कत नहीं हो। देखो क्या है, जैसे ब्लड ग्रुप ए है, ब्लड ग्रुप बी है, और ब्लड ग्रुप ए बी है, और ब्लड ग्रुप ओ है, चार ब्लड ग्रुप है। अब जीन व्यवस्था देखेंगे कैसी होती है। किसी व्यक्ति का, आपको पता है कि जीन जो पाए जाते हैं, आधे लक्षण आधे गुणसूत्र हमारे पास पापा से आते हैं, आधे मम्मी से। तो आई जीन मान लो एक इससे आया, तो आई जीन एक किससे आएगा, इससे आएगा, क्योंकि जीन क्या है, डीएनए के खंड, और डीएनए तो मिलके गुणसूत्र बनाता है। तो एक इससे आया तो एक इससे आया, तो जीन हमेशा ऐसा नहीं है कि एक उपस्थित होगा, क्या होगा, जोड़े के अंदर उपस्थित होंगे। एक इससे आया और एक इससे आया, यानी एक तो आया फीमेल से और एक आया मेल से, बच्चे के पेरेंट्स से, है ना। तो जीन हमेशा किस रूप में पाए जाएंगे, जोड़े के रूप में पाए जाएंगे। यानी एक लक्षण को युग्म विकल्पी क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। अब देखो, किसी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ए है तो उसमें जीन की व्यवस्था क्या होगी, यानी आई ए, एक जीन होगा क्या, नहीं, ठीक है। ये आई ए है तो ये दूसरा भी आई ए है, तो व्यक्ति का ब्लड ग्रुप क्या है, ए, क्योंकि ए कैसा है, प्रभावी है। ये अवस्था दोनों ही जीन पे जो है, कौन से है, दोनों जीन सेम है, तो ये समयुग्म की अवस्था हो गई जीन की। दूसरी आ गया आई ए और आई ओ, क्यों, क्योंकि ये तो प्रभावी और ये क्या है, अप्रभावी। तो कौन सा अपना लक्षण प्रदर्शित करेगा, प्रभावी, तो ब्लड ग्रुप व्यक्ति का क्या हो गया, ए। फिर है आई बी समयुग्म की अवस्था, फिर आई बी और आई ओ। अब ए बी ब्लड ग्रुप कैसे बना, ये जीन ए है और ये जीन बी आ गया, क्यों, क्योंकि ये दोनों ही कैसे हैं, प्रभावी जीन है। आई ए बी प्रभावी और आई बी बी, इसीलिए दोनों अपने साथ में क्या कर रहे हैं, लक्षण प्रदर्शित कर रहे हैं, और प्रतिजन ए भी बन रहा है आरबीसी पर। क्या हो रहा है, क्योंकि इस व्यक्ति के अंदर जो जीन है जो जीन दोनों उपस्थित है, आई ए जीन भी उपस्थित है और आई बी भी जीन उपस्थित है, इसीलिए इस व्यक्ति के आरबीसी पर प्रतिजन ए भी बन रहा है और प्रतिजन बी भी बन रहा है। इस व्यक्ति के अंदर मान लो जीन आई बी उपस्थित है ना, तो इसीलिए इसके आरबीसी पे प्रतिजन कौन सा बना, बी बना। आ गई बात समझ में। और फिर आता है आई ओ, ठीक है, ओ ब्लड ग्रुप वाले के लिए आई ओ ही होगा। क्यों होगा ऐसा, क्योंकि ये अप्रभावी, अगर मान लो ये एक भी ए हो जाता तो क्या हो जाता, प्रभावी आ जाता, और प्रभावी आ जाता तो ये ब्लड ग्रुप
कैसा हो जाता, ए हो जाता। इसीलिए तो ये जीन व्यवस्था जो होती है वो क्या होती है, पाई जाती है व्यक्तियों के अंदर। आगे बात समझ में। अब क्वेश्चन कैसा आता है इसके अंदर, तो हम लोग देखेंगे न्यूमेरिकल कैसे आते हैं कि अगर मान लो किसी एक कोई जोड़ा है, ठीक है, उसमें जो कोई भी एक जोड़ा है ना, उसके जो अंदर जो माता है उसका ब्लड ग्रुप, या लेडी जो है ना, उसका ब्लड ग्रुप कौन सा है, ए ब्लड ग्रुप है। और ये जो लेडी है वो कौन सी अवस्था, इसके अंदर जो जीन है वो कौन सी अवस्था में है, समयुग्मकी अवस्था में, समयुग्मजी अवस्था में, ठीक है। और जो फादर है या जो मेल है ना, उसके अंदर जीन जो है उपस्थित है कौन से, इसका जो ब्लड ग्रुप है वो कौन सा है, ए बी ब्लड ग्रुप है, और इसका ब्लड ग्रुप है ए। लेकिन ये साथ में दे रखा है समयुग्म की अवस्था में जीन उपस्थित है ना, तो ऐसा दिया जाएगा कि माता जो है वो समयुग्म की ए ब्लड ग्रुप वाली है, फादर है ए बी ब्लड ग्रुप होगा। तो बच्चे का जो है आप क्या कीजिए, ब्लड ग्रुप जो है वो पता कीजिए, तो क्या होगा, ए ब्लड ग्रुप है, समयुग्म की है, समयुग्म की अवस्था दोनों जीन क्या हो, समान। तो लिख दो यहाँ पर आई ए, आई ए। ए बी ब्लड ग्रुप व्यक्ति का होता है तो जीन कौन से उपस्थित होते हैं, आई ए बी होता है और आई बी भी होता है। तो अब यहाँ पर क्या होगा, हमें बच्चों के ब्लड ग्रुप फाइंड आउट करने। तो क्या होता है, आपको पता है कि युग्मक बनते हैं, युग्मक बनते समय जीन की संख्या क्या हो जाती है, आधी हो जाती है ना। तो यहाँ पर ये अलग हो जाएगा, आई ए अलग हो गया, आई ए ये भी अलग हो गया, आई ए अलग हो गया और आई बी अलग हो गया, ठीक है। अब क्या होगा, अगर मान लो ये युग्मक जो है, अब यहाँ संतति बनेगी, तो अगर मान लो क्या होता है, ये युग्मक किससे जुड़ गया, इस वाले से, ये मेल, ये फीमेल का था, ये मेल का था, तो दोनों आधे लक्षण पेरेंट्स से, मदर से आते हैं, आधे फादर से आते हैं, तो दोनों साथ में आएंगे। तो मान लो ये इसके साथ आ गया तो आई ए और ये आई ए हो गया, ठीक है। अब मान लो ये इसके साथ नहीं जुड़ा और ये युग्मक किसके साथ जुड़ गया, इसके साथ जुड़ गया, तो क्या हो जाएगा, ये इसके साथ जुड़ गया, मतलब ये वाला किसके साथ जुड़ गया, इसके साथ, तो क्या हो जाएगा, आई ए और आई बी। समझ आया। फिर अब मान लो इस मादा से ये युग्मक नहीं गया और क्या हो गया, संतति में ये युग्मक चला गया, तो क्या होगा, ये युग्मक इससे रिएक्ट कर गया, तो क्या होगा, आई ए, ठीक है। अब ये युग्मक जो है इससे नहीं जुड़ा, फीमेल फादर के, किससे जुड़ा, इससे जुड़ा, तो ये हो गया आई बी। समझ आया। अभी क्या होगा, अगर दो ये बच्चे के अंदर जीन बता रहा है ना F1 पीढ़ी में, तो यहाँ पर आई ए है, तो ब्लड ग्रुप कौन सा आएगा बेटा, यानी बच्चे का ब्लड ग्रुप ए हो सकता है। आई ए और आई बी दोनों ही प्रभावी है, तो ब्लड ग्रुप क्या होगा, ए बी। देख लो जीन ए बी है, आई ए है, तो क्या हो जाएगा, ए ब्लड ग्रुप, और ये ए बी ब्लड ग्रुप। तो बच्चे जो है, इनके बच्चे का ब्लड ग्रुप या तो ए होगा या ए बी ब्लड ग्रुप होगा। तो इस तरीके से क्या की जाती है, वंशागति जो है पता की जाती है, ठीक है। लास्ट टॉपिक है इसका आरएच कारक, है ना। दूसरा तंत्र है हमारा कौन सा, आरएच तंत्र। तो उसको हम लोग क्या करेंगे, अभी देखेंगे। आरएच तंत्र खोज किसने की थी, लैंड स्टीनर। अभी जो रक्त समूह खोजा, उनके साथ एक और व्यक्ति जुड़ गए थे, वीनर, 1940 के अंदर इन्होंने खोज की थी रीसस मकाका नामक एक बंदर था उसके अंदर। रीसस, ये रीसस आता है इसीलिए ये आरएच वर्ड आया है। तो सबसे पहले रीसस मकाका नामक जो बंदर है उसके अंदर आरएच कारक की क्या की थी, खोज की थी। जैसे ये आरबीसी है, आरबीसी पर प्रतिजन ए उपस्थित है, तो आप कहोगे व्यक्ति का ब्लड ग्रुप क्या है, ए है। तो इस प्रतिजन के अलावा एक और आरबीसी की सतह पर प्रतिजन पाया जाता है जिसे आरएच प्रतिजन कहा जाता है। आ गई बात समझ में, क्या कहा जाता है,
RH प्रतिजन कहा जाता है। अब RH की उपस्थिति जो होती है, इसके आधार पर व्यक्तियों को दो श्रेणी में डिवाइड करते हैं। आ रही बात समझ में? एक तो होता है RH धनात्मक और एक आता है RH पॉजिटिव और ये नेगेटिव यानी ऋणात्मक। तो जिन व्यक्तियों के आरबीसी पर RH उपस्थित होता है वो RH धनात्मक होते हैं और जिनमें नहीं होता वो RH ऋणात्मक होते हैं। आप लोगों ने देखा, अगर मान लो जैसे ये व्यक्ति है, ठीक है, इसके आरबीसी पर प्रतिजन तो उपस्थित A है ना, तो ब्लड ग्रुप क्या हो गया A। लेकिन अगर RH उपस्थित है, RH कारक भी उपस्थित है, तो क्या होगा RH पॉजिटिव होगा, है ना। तो इसको हम व्यक्ति को ब्लड ग्रुप को पूरा लिखेंगे ए पॉजिटिव। ये ए पॉजिटिव किसको दिखा रहा है? RH कारक की उपस्थिति को। इसीलिए अगर ये RH कारक नहीं है ना इस व्यक्ति को, तो ये क्या कहलाएगा? RH नेगेटिव, तो ए नेगेटिव कहेंगे। तो इस तरीके से हमारे क्या बनते हैं? ब्लड ग्रुप बनते हैं। इंडिया के 93% जो लोग हैं वो RH पॉजिटिव है, बाकी के 7% लोग जो है वो RH नेगेटिव है। इसीलिए आप लोग अगर सुनते हो आपस में, तो आप ए पॉजिटिव है, बी पॉजिटिव है, ओ पॉजिटिव है, अधिकतर लोगों के ब्लड ग्रुप क्या होते हैं? जो है पॉजिटिव होते हैं। समझ में आ गया? RH पॉजिटिव है। फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है कि जो RH होता है, जैसे कि प्रतिजन भी मैंने बताया कि कोई आरबीसी है, अगर प्रतिजन A उपस्थित है तो इस व्यक्ति के प्लाज्मा में क्या होगा? एंटीबॉडी या प्रतिरक्षी कौन सा होगा? एंटीबॉडी कौन सी पाई जाएगी? एंटी बी पाई जाएगी। लेकिन RH कारक के लिए नेचुरली कोई एंटीबॉडी शरीर के अंदर नहीं होती है ना। जैसे किसी व्यक्ति के शरीर के अंदर RH कारक उपस्थित है, तो इसके शरीर में एंटीबॉडी नहीं पाई जाएगी, ठीक है। तो अगर ये व्यक्ति अगर RH कारक उपस्थित है, RH पॉजिटिव है, ठीक है, तो इसके अंदर शरीर में कोई एंटीबॉडी या प्रतिरक्षी अणु नहीं होगा। लेकिन है ना, प्रतिरक्षी अणु जो है वो नहीं होगा RH पॉजिटिव में, और अगर RH नेगेटिव है तो भी उसके अंदर प्रतिरक्षी अणु नहीं होगा, प्रतिरक्षी अणु नहीं पाया जाता। लेकिन अगर क्या किया जाए, इस RH नेगेटिव व्यक्ति को बार बार क्या किया जाए? RH पॉजिटिव रक्त दिया जाए बार 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 बार, ठीक है, तो फिर इसके अंदर शरीर के अंदर क्या बनेगा? प्रतिरक्षी अणु बनेगा। आ गई बात समझ में? तो बाद में क्या होता है? प्रतिरक्षी अणु बनता है। प्राकृतिक रूप से कोई भी एंटीबॉडी नहीं पाई जाती RH कारक के लिए, लेकिन यदि RH व्यक्ति को बार बार RH पॉजिटिव, इस RH नेगेटिव व्यक्ति को बार बार RH पॉजिटिव रक्त क्या किया जाए? दिया जाए, तो RH नेगेटिव व्यक्ति में RH एंटीबॉडी का उत्पन्न होना आइसो इम्यूनाइजेशन कहलाता है। ठीक है, क्या है आइसो इम्यूनाइजेशन बेटा? आइसो इम्यूनाइजेशन का मतलब है कि कोई व्यक्ति RH नेगेटिव है, मतलब उसकी आरबीसी पर जैसे कि ब्लड ग्रुप ए है ना। अब इसकी ब्लड के साथ दूसरा RH कारक नहीं है, लेकिन ये व्यक्ति है RH पॉजिटिव, इसका ब्लड ग्रुप यानी प्रतिरक्षी अणु जो है प्रतिजन ए तो उपस्थित है, लेकिन साथ में इसकी आरबीसी पे RH कारक भी क्या है? उपस्थित है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, यही देखा हमने कि ए ब्लड ग्रुप है तो हम इसको बार बार ए ब्लड ग्रुप ये दे रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप इसको नेगेटिव वाले को, RH नेगेटिव है या RH पॉजिटिव है, RH कारक एक्स्ट्रा उपस्थित है, इसकी सतह पर है ही नहीं, तो ऐसे व्यक्ति को हम बार बार ये जो ए पॉजिटिव रक्त है वो दे रहे हैं, तो पहले इसके शरीर में कोई भी प्रतिरक्षी अणु नहीं होती, लेकिन बाद में क्या बन जाती है? इस व्यक्ति के RH नेगेटिव व्यक्ति के शरीर में प्रतिरक्षी अणु क्या होते हैं? बन जाते हैं, RH प्रतिरक्षी अणु बन जाते हैं। ये क्रिया आइसो इम्यूनाइजेशन कहलाती है। क्या कहलाती है? आइसो इम्यूनाइजेशन कहलाती है। समझ में आ गया बात? तो आइसो इम्यूनाइजेशन होता है। फिर आता है इरेथ्रोब्लास्टिस फिटेलिस। ये क्या चीज होती है? ये लास्ट टॉपिक है, फिर आपका ये जो रक्त का टॉपिक है बेटा ये कंप्लीट हो जाता है। तो देखो सब इरिथ्रोब्लास्टिस फिटेलिस, इरिथ्रोब्लास्टिस
फिटेलिस, ठीक है। ये क्या चीज होती है? इरिथ्रोब्लास्टिस फिटेलिस जो है ब्लास्टोसिस होता है, सॉरी, है ना। इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस क्या चीज होती है? जैसे माँ जो है वो RH नेगेटिव है, मतलब इसकी आरबीसी पर क्या नहीं है? RH कारक नहीं है, सिंपल है, ठीक है। इसके गर्भ में जो बच्चा पल रहा है, ये जो फीमेल है, इसके गर्भ में बच्चा पल रहा है RH पॉजिटिव। ये RH कारक इसको कहाँ से मिला? माँ में तो है ही नहीं, हो सकता है पिता से मिला, है ना। तो ये जो बच्चा उसके गर्भ में भ्रूण जो पल रहा है वो कैसा है? RH पॉजिटिव है, ठीक है। तो अभी क्या होगा इसका? आपको पता है माँ के गर्भ में जो बच्चा पलता है ना, उसको माँ और माँ के द्वारा पोषण दिया जाता है, और जो संरचना इसको पोषण देती है वो होती है अपरा, ठीक है। तो माँ अपरा जो है, इसके अपरा के माध्यम से ये जो बच्चे का खून है ये कहाँ पहुंच रहा है? माँ के शरीर के अंदर क्या करता है? पहुंचता है। कब पहुंचता है? जब क्या होता है 9 महीने के बाद, 9 महीने की प्रेगनेंसी कंप्लीट होने के बाद, जब बच्चा, ये जो लेडी है ये बच्चा क्या करेगी? डिलीवर करेगी, है ना। डिलीवर करते समय आपको पता है जो नाल होती है वो नाभि से जुड़ी हुई होती है बच्चे के, और वो बाहर खींच के निकल के आती है। तो जब टूटती है ना, तो ये जो बच्चे का रक्त है ये माँ के शरीर में क्या हो गया? चला गया। मतलब ये RH नेगेटिव थी, लेकिन इसमें ब्लड कौन सा आ गया बेटा? RH पॉजिटिव वाला ब्लड आ गया। तो फर्स्ट डिलीवरी वो नॉर्मल हो जाएगी, कोई इश्यू नहीं होगा। लेकिन क्या होगा? इस RH नेगेटिव माँ के अंदर क्या बन जाएगी? RH एंटीबॉडी बन जाएगी। क्या बन जाएगी? एंटीबॉडी बन जाएगी। क्यों? क्योंकि अगली बार वापस ये RH पॉजिटिव युक्त रक्त अगर आ गया है तो ये एंटीबॉडी इसको क्या कर देगी? नष्ट कर देगी, ठीक है। तो अभी क्या हुआ? RH एंटीबॉडी इस माँ के गर्भ में बन गई फर्स्ट प्रेगनेंसी के कारण। अब ये लेडी सेकेंड टाइम प्रेग्नेंट होती है, फिर से बच्चा क्या है? RH पॉजिटिव है, ठीक है। अब किसी कारणवश अगर ये RH पॉजिटिव बच्चे का जो ब्लड है ना, ये क्या हो गया? इस माँ के शरीर में पहुंच गया, है ना। तो क्या होगा? ये जो एंटीबॉडी है इस बच्चे की आरबीसी को क्या कर देगी? नष्ट कर देगी। आ गई बात समझ में? रुधिर में पहुंचकर रक्ताणुओं का लयन कर देगी। यानी ये एंटीबॉडी माँ के शरीर से कहाँ जाएगी? सेकंड बच्चे के जो शरीर में जाएगी, और इसके आरबीसी को क्या कर देगी? नष्ट कर देगी। ये क्रिया ही क्या कहलाती है? इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस कहलाती है। आगे बात समझ में? और जो है जो बच्चा होगा वो टाइम से पहले हो जाता है। कई लोगों को आप देखते हो कि 7 महीने के अंदर डिलीवरी होती है, तो ऐसा बच्चा या तो क्या होगा? माँ के गर्भ में मर जाएगा, नहीं मरता तो उसकी टाइम से पहले डिलीवरी हो जाती है 9 महीने से पहले ही, या इस व्यक्ति के इस बच्चे के अंदर क्या होता है? खून की कमी होती है। इसे रीसस शिशु के नाम से क्या किया जाता है? जाना जाता है, ठीक है। या पीलिया ग्रसित होता है ये व्यक्ति, बच्चा। इस तरीके की प्रॉब्लम्स जो होती है वो देखने को मिलती है, ठीक है। तो क्या किया जाता है? इससे बचने के लिए क्या किया जाता है? जैसे ही फर्स्ट टाइम ये बच्चे को डिलीवर किया ना इस माँ ने, तो इसको क्या की जाती है? 72 आवर्स के अंदर ही क्या की जाती है? टीका लगा दिया जाता है। इसका एंटीबॉडी जो टीका लगता है उसको कहते हैं रोगम टीका, और उसके अंदर एंटीबॉडी होती है IgG, जो क्या करती है? इस RH एंटीबॉडी को नष्ट कर देती है। तो अगर ये टीका हमने दे दिया इस माँ को फर्स्ट डिलीवरी की बात, तो ये एंटीबॉडी बनती ही नहीं है, बढ़ने की नहीं। तो दोबारा अगर ये RH पॉजिटिव बच्चे से प्रेग्नेंट होती है तो उसको उसके जान की जो है हानि की कोई खतरा किसी प्रकार का उसकी जान को नहीं होता। तो ये आपके क्या हो गया? जो आपका टॉपिक है हमारा रुधिर समूह यहाँ पर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको रुधिर स्कंदन या रक्त का थक्का जमना जो है वो मैंने उसके प्रोसेस मैंने आपको क्या किए हैं? समझा दिए हैं। उसके बाद आपको अगर यूज पूछा जाता है ब्लड का, तो क्या है? हार्मोनों को एक स्थान से दूसरे पहुंचाना, दूसरे स्थान तक पहुंचाना ब्लड का काम होता है। शरीर के ताप का नियंत्रण करना होता है। खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण करना होता है एक अंग से दूसरे अंग पे। रक्त का थक्का बनने में रक्त जो है मदद करता है। जल का संतुलन बनाता है।
और उत्सर्जी पदार्थों को उत्सर्जन अंगों तक पहुंचाने का काम जो है रक्त करता है। कई रोगों से बचाव करता है क्योंकि डब्ल्यूबीसी क्या करती है, प्रतिरक्षी अणुओं का निर्माण करती है। चोट की मरम्मत करने में भी क्या करता है, रक्त मदद करता है। रोगों का जो पता है ब्लड टेस्ट से लगाया जाता है ना, तो रोगों का निदान करने में भी क्या किया जाता है, रक्त जो है हमें हेल्प करता है। तो ये सारी यूटिलिटी किसकी है, रक्त की है। तो यहाँ पर मानव परिसंचरण तंत्र में आपका जो रक्त टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे किसकी, मानव हृदय की आंतरिक संरचना के बारे में।